हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो में भारत पर तुर्की आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी के बारे में बताया था। आज मैं आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताऊंगी। मोहम्मद गौरी गौर वंश के संसवानी राजवंश से संबंधित था। 1173-74 ईस्वी में गौर के शासक गयासुद्दीन गौरी ने गजनी को जीतकर अपने भाई सिहाबुद्दीन को यहाँ का शासक नियुक्त किया और यही सिहाबुद्दीन बाद में भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया। इसने भी महमूद गजनवी की तरह भारत पर कई आक्रमण किए थे। कुछ आक्रमण में पराजित हुआ, बाद में विजय हुआ और भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय इसी को दिया जाता है। तो सबसे पहले आता है कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। सबसे पहला, गजनी के राज्य को सुरक्षित करना। दूसरा, साम्राज्य का विस्तार करना। तीसरा, धन प्राप्ति की लालसा। यह भी महमूद गजनवी की तरह भारत के अथाह धन को प्राप्त करना चाहता था। और चौथा, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो पहला है गजनी के राज्य को सुरक्षित करना। महमूद गजनवी के काल से ही पंजाब पर गजनवी का शासन था। महमूद गजनवी ने पंजाब में गजनवी वंश का शासन स्थापित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने, जो कि वो खुद संसवानी राजवंश से संबंधित था और इसी वंश ने गजनी के राजवंश को समाप्त किया था, अतः पंजाब के गजनवी के साथ उसके वैमनस्यपूर्ण संबंध थे। मोहम्मद गौरी को भय था कि कहीं पंजाब, सिंध और मुल्तान अगर तीनों एक साथ मिल गए तो भविष्य में संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पंजाब के गजनवी वंश को नष्ट करना आवश्यक था। इस कारण से उसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा है साम्राज्य का विस्तार करना। मोहम्मद गौरी एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था। वह छोटे से अपने गजनी साम्राज्य से संतुष्ट नहीं था और वह भी एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बनना चाहता था। तो मध्य एशिया में ख्वारिज्म के शासकों के कारण पश्चिम की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना उसके लिए कठिन था। तो उसने अब पूरब की ओर भारतीय क्षेत्र की तरफ अपना राज्य विस्तार करने का सोचा। इसी कारण से उसने उत्तर भारत को अपने आक्रमणों का निशाना बनाया। तीसरा है धन प्राप्ति की लालसा। महमूद गजनवी द्वारा भारत से लूटी गई अथाह धन संपत्ति की कहानियाँ मोहम्मद गौरी ने सुन रखी थी। ये उसके लिए प्रेरणा स्रोत थी। वह भी भारत से अपार धन प्राप्त करना चाहता था। उसे एक शक्तिशाली सेना और समृद्ध राज्य स्थापित करना चाहता था ताकि वह मध्य एशिया में अपने शत्रुओं ख्वारिज्म के शासकों का मुकाबला कर सके। तो इस कारण से उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। अगला है इस्लाम का प्रसार करना। इस्लाम धर्म का अनुयायी होने के कारण मोहम्मद गौरी गैर इस्लामी राज्यों में इस्लाम का प्रसार करना अपना दायित्व समझता था। इस्लाम का प्रसार करके इस्लामी जगत में अपना सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण से उसने भारत पर मुख्य रूप से आक्रमण किए। तो जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए थे तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कौन कौन से उत्तर भारत में राजवंश थे जो शासन करते थे। मोहम्मद गौरी के समय भी भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। तो पहला आता है, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सिंध, मुल्तान व पंजाब के मुस्लिम राज्य थे। सिंध में सुन्नी जाति के शिया मुस्लिम शासकों का शासन था। मुल्तान में कर्मा शियाओं का तथा पंजाब में गजनवी वंश के खुसरो मलिक का शासन था जिसकी राजधानी लाहौर थी। गुजरात में चालुक्य के मूलराज द्वितीय का शासन था जिसकी राजधानी अहनिलवाड़ा थी। और उस दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशीय पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का शासन था। यह तत्कालीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कन्नौज में गहड़वाल
वंश का जयचंद्र का शासन था, जो पृथ्वीराज तृतीय का घोर विरोधी था। बंगाल में पाल व सैनवंशी शासकों का शासन था। सैनवंशी लक्ष्मण सेन की गिनती भारत के प्रमुख शासकों में होती थी। इन सभी राज्यों में पारस्परिक सहयोग व सद्भावना का अभाव था। प्रत्येक राज्य केवल अपने राज्य विस्तार व पारस्परिक शत्रुता का निवाह करने में व्यस्त थे। बाहरी आक्रमणों के समय संगठित होकर शत्रु का सामना करने का साहस किसने भी नहीं किया, और इस स्थिति का मोहम्मद गौरी ने पूरा फायदा उठाया और उनको परास्त करके उनके राज्य पर अधिकार किया। अगला है अब कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर कौन कौन से आक्रमण किए, कब कब आक्रमण किए। तो पहला आता है, सबसे पहला जो उसने आक्रमण किया था वो किया था मुल्तान और सिंध पर आक्रमण। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर किया गया। मुल्तान के करमाथी सिया शासक को परास्त करके गौरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने ऊपरी सिंध पर आक्रमण भी कर उस पर अधिकार कर लिया, और 1182 ईस्वी में उसने निचले सिंध पर आक्रमण करके राजधानी देवल पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद अगला आक्रमण है गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर उसने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजस्थान के मरुस्थल को पार करके गुजरात के चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। इस समय चालुक्य वंश से मूलराज द्वितीय का शासन था, जिसकी राजधानी थी अहनिल बाड़ा। आवू पर्वत की तलहटी में कयाद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की सेना चालुक्य सेना से परास्त हो गई, यानी कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी परास्त हुआ और वह मुश्किल से अपनी जान बचा करके भाग निकला। यह उसकी पहली पराजय थी। परंतु मोहम्मद गौरी निराश होने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपनी हार के कारणों का पता लगाया और उसने अब भारत पर आक्रमण करने का रास्ता बदल लिया। तीसरा आक्रमण किया उसने पंजाब पर आक्रमण। गुजरात के शासक से पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अब पंजाब पर अधिकार करके पंजाब के मार्ग से भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। पहले उसने गुजरात की तरफ से योजना बनाई थी, लेकिन वहाँ परास्त हुआ था, तो अब उसने पंजाब पर आक्रमण करके यहाँ से प्रवेश करने की योजना बनाई। इस समय पंजाब पर गजनवी वंश के खुसरो मलिक का शासन था। मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, और 1181 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। मगर खुसरो ने उसको बहुत सारा धन दिया, अपने पुत्र को भी बंधक के रूप में उसको सौंप दिया। तो मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट गया। लेकिन फिर कुछ साल बाद वापस उसने 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया और मलिक खुसरो को बंदी बना लिया, उसे गौर भेज दिया और समस्त पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार अब गजनवी वंश के स्थान पर मोहम्मद गौरी ने अपना खुद का अधिकार कर लिया। तो जैसे ही पंजाब पर उसका आक्रमण हुआ, तो अब उसके राज्य की सीमाएं किससे छूने लगी? पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं से। तो निश्चित है कि जैसे ही उसकी सीमाओं से छूने लगी, तो अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तो अगला जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, और ये दो ऐतिहासिक युद्ध कहलाते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। तो पहला आता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी परास्त हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान जो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, जो बहुत ही उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। तो पहला आता है कि उन दोनों के बीच में जो युद्ध का प्रमुख कारण था वो था राजनीतिक परिस्थिति और दोनों ही शासकों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा।
चौहान शासकों ने उत्तर पश्चिम में अपनी सीमा की रक्षा के लिए भटिंडा में पहले किलेबंदी कर रखी थी। तो मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा पर अधिकार कर लिया। तो भटिंडा पर जब गौरी का अधिकार हो गया तो चौहान राज्यों को निश्चित रूप से खतरा उत्पन्न हो गया। तो पृथ्वीराज ने भटिंडा पर अधिकार करने के लिए एक सेना के साथ दिल्ली से कूच किया। इस एक विशाल सेना थी। तो इस संदर्भ में फरिश्ता कहते हैं कि पृथ्वीराज की सेना में लगभग 2 लाख अश्वारोही थे और 30,000 हाथी थे। तो मोहम्मद गौरी भी इस सेना का सामना करने के लिए भटिंडा के पास 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में आ खड़ा हुआ। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई। वह स्वयं गोविंद राज की कटार से घायल हुआ। गोविंद राज की जो एक सेनापति था जो स्वयं पृथ्वीराज चौहान की सेना का सेनापतित्व कर रहा था, उसको संभाल रहा था। और एक खिलजी सैनिक की सहायता से बड़ी मुश्किल से मोहम्मद गौरी ने अपनी जान बचाई और तुर्की सेना भी रणक्षेत्र से भाग खड़ी हुई। लेकिन पृथ्वीराज ने इस भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। उसके बाद पृथ्वीराज ने भटिंडा का घेरा डाल दिया और भटिंडा पर भी पुनः अधिकार कर लिया और मोहम्मद गौरी अपने गौर साम्राज्य को वापस लौट गया। 1 साल बाद वह पुनः वापस भारत आया और पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ। तो दूसरा युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और अंत में पृथ्वीराज चौहान मारा गया। तो 1192 ईस्वी में यह द्वितीय युद्ध हुआ जो बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है। एक ऐतिहासिक मोड़ ये माना जाता है। तो दूसरा आता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी अपमानजनक पराजय को मोहम्मद गौरी भूल ना सका और अपनी पराजय का बदला लेने के लिए वह सैनिक तैयारी में जुट गया, यानी कि लगातार वह सैनिक तैयारी करता रहा। फरिश्ता ने स्वयं लिखा है इस संदर्भ में कि सुल्तान गौरी गजनी पहुंचा, बदला लेने का निश्चय कर उसने नींद और आराम को त्याग दिया तथा थोड़े से समय में ही ऐसी फौज इकट्ठा की जो बहादुर और निपुण थी। अपनी सैनिक पूरी तैयारी करने के बाद 1192 ईस्वी में पुनः तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी आ गया, गजनी से भारत की ओर आ गया। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए पृथ्वीराज तृतीय भी तराइन के मैदान में पहुंच गया। मिन्हाज के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को अपनी अधीनता का प्रस्ताव भिजवाया कि वह उसकी अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन पृथ्वीराज ने इसको अस्वीकार कर दिया और 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध चल ही रहा था कि युद्ध का अंतिम प्रहर था और मोहम्मद गौरी ने अपनी रिजर्व सेना को युद्ध में उतार दिया, जिससे थकी हुई राजपूत सेना के पांव उखड़ गए और उसका सेनापति गोविंद राय भी मारा गया। इसके कारण राजपूत सैनिक और भी ज़्यादा हताश हो गए। पृथ्वीराज ने हालांकि सैनिकों को प्रोत्साहित किया, मगर सेना में भगदड़ मचने पर वह स्वयं भी युद्ध क्षेत्र से पलायन करने लगा। लेकिन सिरसा के निकट तुर्की सवारों द्वारा बंदी बना लिया गया। तो इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपनी जो पिछली पराजय थी उसके दाग को धो दिया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। अब पृथ्वीराज की मृत्यु उसी मैदान के दौरान हुई या मैदान में पकड़ने के बाद हुई या बाद में हुई, इस संदर्भ में इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। तबकाते नासिरी का जो लेखक है मिन्हाज सुराज, उनके अनुसार पृथ्वीराज युद्ध के मैदान से भाग निकले थे, उनको लेकिन पकड़ लिया गया था और बाद में उनका वध कर दिया। फरिश्ता भी स्वयं इस कथन का समर्थन करते हैं। और उसके अलावा पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं चंद्रवरदाई, वो अलग ही वर्णन करते हैं। उनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया और बाद में वहाँ शब्दवेदी भाट से उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया और उसके पश्चात फिर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। इस प्रकार की कहानी
स्वयं चंद्रवरदाई द्वारा कही गई है, लेकिन इसको कम स्वीकार किया जाता है लेखकों के द्वारा और यह माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके उसका वध कर दिया गया। अब आता है कि इस जो तराइन का युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, इसके क्या परिणाम हुए। यह तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, ये भारतीय इतिहास में एक निर्णायक बिंदु या निर्णायक मोड़ साबित हुआ। युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय से चौहानों का जो बहुत विस्तृत साम्राज्य था, जिसके अंतर्गत हांसी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर और दिल्ली तक का जो प्रदेश था, जो भूभाग था, वो सब अब तुर्कों के अधिकार में चला गया। इससे मोहम्मद गौरी को भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का मार्ग मिल गया और भारत में तुर्की शासन की स्थापना की नींव रख दी गई। वी.ए. स्मिथ ने इस संदर्भ में कहा है कि 1192 ईस्वी का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, ये ऐसा निर्णायक संघर्ष था जिसने हिंदुस्तान पर मुसलमानों की आधारभूत सबलता को निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले प्रचुर आक्रमण दिल्ली के उत्तर में ऐतिहासिक मैदान में हिंदू संघ की भीषण पराजय के परिणाम मात्र थे। यानी कि बाद में राजपूत चाहे संगठित होकर के चाहे अकेले बार बार मुसलमानों से लड़ते रहे, उनके विरुद्ध संगठित होते रहे, लेकिन बार बार परास्त होते रहे और कभी भी इतनी विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकी। युद्ध में राजपूतों की पराजय ने उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षाओं पर भीषण आघात पहुंचाया। इसके अतिरिक्त इस युद्ध में हजारों सैनिकों ने अपने प्राण खोए, लेकिन युद्ध के बाद धन संपत्ति की लूट और धर्मांधता का जो खेल शुरू हुआ, वो इससे पूर्व पराजित राज्यों की जनता ने कभी नहीं देखा। इतना ज़्यादा धन संपत्ति की लूट हुई थी और धर्मांधता का खेल शुरू हुआ था। हजारों निर्दोष व्यक्ति तलवार के घाट उतारे गए। भारतीय संस्कृति के अमूल्य कलात्मक स्मारक, मंदिर, स्तंभों आदि को नष्ट किया गया। उनके स्थान पर मस्जिदों, मदरसों की स्थापना की गई और मुस्लिम अधिकृत प्रदेश, उसमें इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया। उससे क्या हुआ कि हिंदू और बौद्ध धर्म को बहुत आघात पहुंचा। इस कारण से 1200 ईस्वी के बाद भारत में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो चिन्ह हैं वो बहुत ही धुंधले और अस्पष्ट रूप में देखने को मिलते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था। तो ये ऐसा युद्ध था। इस युद्ध के बाद हमारी भारतीय संस्कृति को, मंदिरों को, स्तंभों को, धन संपत्ति को और निर्दोष जनता को, सभी को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़े। तो इस कारण से तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक बिंदु माना जाता है। इसके पश्चात भारत में मुस्लिम शासन के स्थापना की नींव रख दी गई थी। अब जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, उसके बाद मोहम्मद गौरी अपने गौ साम्राज्य वापस लौट गया था और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए साम्राज्य का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया था और आगे का जो विजय अभियान किए गए थे या आक्रमण किए गए थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मुख्य रूप से उसके प्रतिनिधि के रूप में और बंगाल बिहार के बख्तियार खिलजी के रूप में किए गए थे। तो उनके बारे में मैं तुमको आगे कल बताऊंगी बच्चों। धन्यवाद।